वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद आरजे चैनल में। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं पॉलिटी का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक प्रीएम्बल्स। तो याद रखिएगा बच्चों, प्रीएम्बल से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज डिस्कस करते हैं कि प्रीएम्बल से क्या क्या आपके आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए बच्चों, आप उत्तराखंड का एग्जाम दे रहे हैं या अदर किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, सेंट्रल की जॉब का एग्जाम दे रहे हैं, तो धीरे धीरे आप लोग देखेंगे कि पैटर्न एग्जाम का चेंज हो रहा है, जिसमें जीएस के उत्तराखंड में भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछने लगा है। तो आप लोग थोड़ा सा डीप स्टडी की ओर ध्यान दीजिएगा। तो उसी में हम स्टार्ट करते हैं आपका प्रीएम्बल, जिसे आप लोग जानते हैं प्रस्तावना के नाम से। ठीक, तो देखते हैं कैसे प्रस्तावना निकल के आई, क्या है या प्रस्तावना क्या चीज होती है, सब चीज आज हम डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा बच्चों, मैंने आपको पॉलिटी के फर्स्ट के स्टार्टिंग लेक्चर में ही प्रस्तावना के बारे में बता दिया था कि जो प्रस्तावना है किसी भी बुक का, आप कह सकते हैं फर्स्ट पेज है, जो किसी बुक के बारे में हमें जानकारी देता है कि इस बुक में क्या क्या चीजें निहित हैं और क्या ये बुक आपको संदेश दे रही है, क्या ये मैसेज दे रही है। ठीक, तो उसी प्रकार जो संविधान है, संविधान का पहला पृष्ठ जो संविधान के बारे में हमें एक परिकल्पना या जानकारी दे रहा है कि संविधान हमें क्या क्या जानकारी देता है, संविधान के अंदर क्या क्या लिखित है या निहित है, सब कौन बताएगा? आपका प्रियम्बल बताएगी। ठीक, और आप लोगों का ध्यान होगा तो मैंने आपके संविधान के या कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर में एक चीज बताई थी, आपकी संविधान सभा की कुल 3 बैठकें हुई थी। तो बच्चों याद रखना, उसी के आपके थर्ड बैठक में मैंने बताया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव लाया जाता है, जिसे आप लोग किसके नाम से जानते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, बाद में जो उद्देश्य प्रस्ताव मैंने बोला था, यही आपकी क्या निकल के आती है? प्रस्तावना के रूप में निकल के आती है। तो जो वो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था थर्ड बैठक में, उसे बाद में अपनाया गया 22 जनवरी 1947 को, और आगे चलकर आपकी उद्देशिका ही प्रस्तावना के रूप में परिवर्तित हुई या चेंज हुई। ठीक, तो आगे देखिएगा, जो प्रस्तावना है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संविधान की उद्देशिका कहा जाता है। ठीक, या संविधान का आभूषण भी इसे कहा जाता है, या आप कह सकते हैं इसे टाइटल दिया गया है संविधान की कुंजी। अब देखिए, मैं एक चीज आपको यहीं बता देता हूं, जो प्रस्तावना है इसे भी संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन याद रखिएगा डिफरेंस कहां पे है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपका संविधान की आत्मा से, तो याद रखिए जो संविधान की आत्मा है, यहां से अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाएगा तो आप करेंगे आर्टिकल 32 या अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आप लोग कह सकते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी आपका संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन आप लोगों ने पकड़ना क्या है? डिफरेंस। अगर आपसे पूछेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, तो आप लोग करेंगे 32। ठीक, या किसे कहा है तो बोलेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो मैं आगे चलकर आपको मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के लेक्चर में बताऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा दोनों में डिफरेंस। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग पूछे तो आप लोग ये आंसर करेंगे। अगर आपसे पूछेगा ठाकुर दास के द्वारा किसे संविधान की आत्मा कहा गया है, तो प्रस्तावना करेंगे। ठीक, या पूछेगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा किसे कहा गया है, तो आप ये आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपका ये दोनों में डिफरेंस यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि यहाँ पे संविधान की कुंजी, ये मैं आपको बता चुका हूं कि संविधान की कुंजी कैसे कहा जाता है? प्रस्तावना को ही कहा जाता है। अब देखते हैं, जो हमारी प्रस्तावना है इसमें संबंधित कुछ आपके शब्द हैं जो इसमें निहित है, जो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वैसे तो लिखा जाता है कि हम भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य घोषित करते हैं, जहां पर सभी लोगों को या सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। ऐसे करके आपको बहुत बड़ी आपकी प्रस्तावना लिखी गई है, वो यहाँ पे लिख पाना और आपको दिखा पाना संभव नहीं है। अगर आप लोग किसी को चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, गूगल में आप लोग उस चीज को पूरा डिटेल में वहां पे देख सकते हैं। वो एग्जाम में ऐसे पूरी लिखने को आपसे पूछी नहीं जाती। अगर आप लोग किसी मेंस एग्जाम की तैयारी करें तो वहां पे आई होप वहां पे आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। वहां पे आप लोग एक बार उस चीज को वहां पे देख लीजिएगा। तो अभी केवल आपके छोटे एग्जाम या वनडे एग्जाम के लिए केवल आपके ये पॉइंट्स आपके पूछे जा सकते हैं कि हमारे संविधान निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निहित नहीं है, या कौन सा शब्द निहित है, या इन शब्दों का आपका अर्थ क्या है। तो याद रखना, जो हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं आपके जो इंपॉर्टेंट है, एक आता है प्रभुत्व संपन्न, दूसरा आता है समाजवादी, तीसरा आता है लोकतंत्र, चौथा आता है गणतंत्र। इसके बाद आप देखेंगे राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुता, ये शब्द भी कहां लिखे गए हैं? हमारे प्रस्तावना में लिखे गए। अगला आप लोग देखेंगे 3 प्रकार का न्याय, जो मैंने आपको अभी बोला था। एक आता है सामाजिक, एक आता है आर्थिक, एक आता है आपका राजनीतिक। ठीक है बच्चों,
आगे देखते हैं, एक आएगा आपका पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष आप लोग यहाँ पे देखेंगे। अब देखते हैं कि ये जो वर्ड है क्या इनकी मीनिंग निकलती है। तो याद रखिएगा बच्चों, जो आपका सबसे पहला आता है प्रभुत्व संपन्न, ये बताता है कि जब कोई राष्ट्र अपने आंतरिक और बाह्य मामले, ठीक, एक्सटर्नल और इंटरनल आपके मामलों को डिसीजन खुद लेना शुरू कर देता है, तो वो क्या है, आपका एक संपन्न संप्रभुत्व राष्ट्र है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर कोई भी राष्ट्र अपने आंतरिक मामले तथा बाह्य मामलों में निर्णय स्वयं से ले सक रहा है तो वो क्या है, एक संपन्न संप्रभुत्व राष्ट्र है। दूसरा आप लोग देखेंगे समाजवादी। याद रखिए, जो भी राष्ट्र समाज की भलाई को पहले रखता है या समाज की भलाई को पहले प्रायोरिटी देता है वो क्या है, आपका समाजवादी देश है। इसी का उल्टा राष्ट्र होता है आपका साम्यवादी। याद रखना, साम्यवादी में देश की भलाई को सबसे ऊपर रखा जाता है, यानी जहां वह राष्ट्र जो अपने देश की भलाई को सबसे ऊपर रखेगा या प्रायोरिटी देगा वो क्या होगा, साम्यवादी देश होगा। जो समाज की आवश्यकताओं को सबसे ऊपर रखेगा, समाज की भलाई को सबसे ऊपर रखेगा, सबसे पहले प्रायोरिटी उसे देगा, तो वो देश क्या कहलाएगा, आपका समाजवादी देश कहलाएगा। आई होप आपका ये दोनों टर्म क्लियर हो गए होंगे। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत के संविधान में, संविधान के प्रस्तावना में क्या शब्द निहित नहीं है, तो एक निकल के क्या आ गया, साम्यवादी। चार आपको इसमें से दे देगा, समाजवादी के बदले साम्यवादी दे देगा, आपको चूज करना होगा कि कौन सा इसमें नहीं। तो याद रखना, ये हमारे संविधान में नहीं लिखा गया है। ठीक, अगला देखते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र तो आप क्लास 6 से सुनते आ रहे हैं, लोगों के लिए किया जाने वाला शासन क्या है भाई, लोकतंत्र है। ठीक, यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि आपको ये चीज पहले से ही आती है। अगला देखते हैं बच्चों, अगला यहाँ पे जो हमारा है गणतंत्र। देखिए, गणतंत्र भी आप लोगों को आना चाहिए कि लोकतंत्र तो सब लोग जानते हैं, गणतंत्र का मीन्स होता है वह राष्ट्र या जहां पे भी राष्ट्र में सर्वोच्च नागरिक को, ठीक, जो राष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक है, सबसे उच्च पद है, वहां पे व्यक्ति को चुना जा रहा है, तो वो राष्ट्र कैसा है, गणतंत्र है। जैसे इंडिया, ठीक है, इंडिया में जो आपके राष्ट्रपति है सबसे सर्वोच्च नागरिक या देश के प्रथम नागरिक का जिन्हें संज्ञा दी जाती है, उनका भी क्या होता है, चुनाव होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना कि जहां पे भी सर्वोच्च नागरिक का चुनाव हो रहा है, सर्वोच्च पद के लिए भी चुनाव हो रहा है, वो क्या ऐसा राष्ट्र कहलाएगा, गणतंत्र राष्ट्र कहलाएगा। ठीक, तो आगे चलते हैं। अगला देखिए, राष्ट्र की एकता, अखंडता व बंधुता। अब देख लेते हैं ये तीन वर्ड क्या डिफाइन कर रहे हैं। तो पहला लिखा है क्या आप लोगों का, एकता। ठीक है बच्चों, तो एकता यानी जो राष्ट्र है, राष्ट्र में क्या रहेगी, प्रेम की भावना रहेगी। ठीक, राष्ट्र कोई भी धर्म को, किसी भी एक धर्म को लेकर यहाँ पे भेदभाव नहीं करेगा, राष्ट्र में क्या रहेगी, एकता रहेगी, राष्ट्र एक रहेगा और किसी भी एक धर्म को आगे बढ़ावा नहीं देगा। धर्म को, सभी को छोड़कर देश के लिए राष्ट्र प्रेम की भावना लेके आनी पड़ेगी और राष्ट्र प्रेम को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। धर्म से ऊपर, सबसे ऊपर किसे रखा जाएगा, राष्ट्र प्रेम को रखा जाएगा। वही क्या दिखाता है, राष्ट्र की एकता को दिखाता है या राष्ट्रीय एकता को दिखाता है। अगला आप लोग देखेंगे अखंडता। अखंडता मीन्स होता है कि राष्ट्र, जो आपका राष्ट्र है, ये खंडित नहीं होगा, ये छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बटेगा। ठीक है, तो अखंडता से आप लोग शायद समझ गए होंगे कि खंडित नहीं हो सकता है, यानी इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते किसके, राष्ट्र के। ठीक, तो क्या है, भारत एक अखंड, भारत में क्या अखंडता है। अगला देखेंगे बंधुता, यानी भारत में क्या है, या जिस राष्ट्र में भाईचारे का यहाँ पे देखा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बंधुता। बंधुता मीन्स भाईचारा। ठीक, सब में क्या रहेगा, भाईचारा रहेगा, सब आपस में क्या रहेंगे, एक संबंधित रहेंगे एक दूसरे से, तो वही क्या कहलाएगा, आपका बंधुता को डिफाइन करेगा। अगला देखते हैं, 3 प्रकार के न्याय दिए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। याद रखना, सामाजिक न्याय में यानी समाज में किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी वर्ग क्या रहेंगे, समान रहेंगे, वही क्या कहा जाता है, आपका सामाजिक न्याय कहता है। दूसरा आता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय मीन्स जितने भी आपके यहाँ पे संसाधन है, आर्थिक संसाधन, उनका उचित वितरण किया जाएगा, आजीविका के सबको पर्याप्त साधन दिए जाएंगे, किसी से आजीविका में भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो कहाँ लिखा गया है, यहाँ पर आर्थिक न्याय में लिखा गया है। अगला आता है राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय भी सेम इसी चीज को डिफाइन करता है। ठीक, यहाँ पे राजनीतिक में भी सबको भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये चीज आप लोग शायद आई होप यहाँ पे समझ चुके होंगे। अगला देखते हैं, एक नाम निकल के आता है पंथ निरपेक्ष। पहले इस जगह पर धर्म निरपेक्ष प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन अब क्या किया जाता है, पंथ निरपेक्ष प्रयुक्त किया जाता है। यानी हमारे राष्ट्र का कोई भी धर्म नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि राष्ट्र किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, राष्ट्र का कोई भी एक धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को एक समान लेगा। ठीक, तो सभी धर्मों के साथ क्या करेगा, समान निर्णय लेगा, या सभी धर्मों के लिए समान निर्णय यहाँ पे लेगा, तो वही क्या कहलाएगा, आपका पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कहलाएगा। या किसी भी एक राष्ट्र को लेकर या किसी भी राष्ट्र में एक धर्म को लेकर कोई भी डिसीजन नहीं दिए जाएंगे, सभी धर्मों को यहाँ पे क्या साथ लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो यह आई होप आपके ये टर्म्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, ऐसा मैं सोच के आगे चलता हूँ। आगे देखिए,
अब देखेंगे प्रस्तावना में क्या करा गया है भाई, संशोधन किया गया है। अब देखेंगे आप लोग क्या है, प्रस्तावना में क्या किया गया है, संशोधन किया गया है। तो याद रखना प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, और कब किया गया है, आपका 42 संविधान संशोधन 1976, इसको यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, 1976 में किया गया है। और याद रखना जो 1976 है आपका 42वां संविधान संशोधन, इसे ही आप मिनी संविधान संशोधन मिनी संविधान संशोधन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा संविधान के किस अमेंडमेंट एक्ट को या संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है, तो आप लोग आंसर करेंगे 42 अमेंडमेंट एक्ट और 1976। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके तहत आपके काफी ज्यादा चीजें यहाँ पे जोड़ी गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो प्रस्तावना में जब आपका 42 संविधान संशोधन के पूछा है क्या क्या शब्द जोड़े गए, तो आप लोग करेंगे केवल 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से जोड़े गए हैं, समाजवादी जो मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं, दूसरा आता है पंथ निरपेक्ष जो मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं, लास्ट आता है आपका अखंडता जो मैं आपको पहले ही डिफाइन कर चुका हूं। तो आप लोगों ने केवल याद रखना है कि 42 संविधान संशोधन के तहत 3 नाम यहाँ पे जोड़े जाते हैं, आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे प्रस्तावना से जुड़े कुछ 2 केस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि पूछा जाता है कि इन्होंने प्रस्तावना में क्या परिवर्तन किया। एक आता है बेरूवार, इसको कर लीजिएगा बेरूवारी केस। ठीक है, जो बेरूवारी केस है ये हुआ था 1960 में, और इससे संबंधित हमारे प्रस्तावना में क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखना बेरूवारी केस के तहत जो निर्णय लिया गया उसमें यह बताया गया कि जो आपकी प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि आपके किस केस के निर्णय के तहत यह बताया गया कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, या लिखा हुआ मिलेगा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, यह किस निर्णय में बताया गया, तो आप करेंगे बेरूवारी केस। कब हुआ है, 1960 में हुआ है। ठीक हो गया, यहां से आपने 2 पॉइंट याद करने हैं। बाकी आप लोग बेरूवारी केस के बारे में देख सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत वहां पे ये भी हो सकता है। मैं अभी यहाँ पे नहीं बता रहा क्योंकि ये लेक्चर क्या हो जाएगा, काफी आप लोगों का बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से आपके प्रीएम्बल्स में भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैं आपके लिए यहाँ पे रख दिए हैं। एक आप लोग डिस्कस करेंगे संविधान का अंग नहीं है, दूसरा भी डिस्कस करेंगे कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार एक दूसरा केस आता है केशवानंद भारती बनाम, ठीक है, केशवानंद भारती केस आता है जो आपका कब किया गया है, 1973 में किया गया है। अब इससे क्या यहाँ पे प्रस्तावना में चेंज आता है, क्या यहाँ पे चेंज किया जाता है, तो याद रखना जो यहाँ पे आप लोग बोलते हैं संविधान का अंग नहीं है, तो ये डायरेक्ट इसको पलट देता है, ये बोलता है कि क्या है, जो प्रस्तावना है क्या है, संविधान का अंग है। ठीक, और इसमें संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना के मूल ढांचे में या जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप लोग परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसने बताया संशोधन नहीं कर सकते हैं, केशवानंद भारती ने बताया इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर या मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी आप पूरी प्रस्तावना को डायरेक्ट नहीं बदल सकते। ये ऐसा इसमें किसमें कहा गया, केशवानंद भारती बनाम केस में कहा गया। दूसरा आप लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ मैंने आपके लिए नोट में पॉइंट लिखे हुए हैं कि इस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, जो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि ठाकुर दास और JL नेहरू द्वारा क्या कहा गया। ठीक है, तो याद रखना ठाकुर दास भार्गवा करके इनका पूरा नाम मिलता है। अगला आप लोग देखेंगे एक टर्म मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रस्तावना क्या है भाई, अपरिवर्तनीय है। ठीक, याद रखना प्रस्तावना क्या है, अपरिवर्तनीय है। ठीक, अपरिवर्तनीय है मीन्स क्या लिखा आएगा, परिवर्तनीय नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब ये कि न्यायालय इसमें लिखी बातों को जबरदस्ती किसी पर लागू नहीं कर सकता है, या सरकार पर लागू करने के लिए जबरन वहां पर उनको नहीं बोल सकता है। ठीक, यानी न्यायालय इन सभी चीजों को सरकार को लागू करने के लिए जबरन वहां पे नहीं बोल सकते कि आप क्या कीजिए, जो इसमें बातें लिखी हो आप उसको फॉलो कीजिए। तो आई होप आपका आज का लेक्चर समझ आया होगा और आपको काफी इससे बेनिफिट होगा आपके आने वाले आगे एग्जाम में। तो आप लोग इस लेक्चर को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बच्चों, आप लोग लेक्चर देखते हैं पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सभी जितने भी आप लोग ग्रुप्स में ऐड हुए हैं तो वहां पे ढेर सारा इसको शेयर कीजिए, जिससे हमें भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिले। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर कंप्लीट करता हूं और यहीं पे एंड करते हैं आज की क्लास। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।